नमस्कार। 2008 का वर्ष मानो दोबारा से नेपाल में रिपीट हो गया है। जी हाँ, नेपाल में जितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है वह पुराने 2008 के नेपाल को याद कराता है, जब नेपाल राजतंत्र से गणतंत्र बना। जी हाँ, उससे बड़ी क्रांति आज नेपाल में हो रही है। और जितनी तेजी से नेपाल में घटनाक्रम बदल रहा है, आज रामधारी सिंह दिनकर की वह कविता एकदम सत्य प्रतीत होती है, जहां पर उन्होंने कहा था कि फावड़े और हल राजदंड बनने को तैयार हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, केपी शर्मा ओली को शायद ये बात का एहसास भी नहीं था कि जो वो काम करेंगे वो अंतगतवा क्या करेगा नेपाल का, और उनके भविष्य का शायद उनको नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, नेपाल का एक नया जन्म हुआ है। नेपाल के यूथ ने जिस ढंग से नेपाल में उस सरकार के विरुद्ध जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया, उसके विरुद्ध जो मोर्चा तैयार किया है वो निस्संदेह लाजवाब है। लेकिन कुछ काम ऐसे जरूर हुए हैं जो ये बताता है कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन इतना ज़्यादा उग्र न हो जाए कि अंतगतवा वो आपके लिए ही मुसीबत हो जाए। क्योंकि आपको पता है, न्यूज़ ऐसी आ रही है कि 19 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें अधिकतर नौजवान और बच्चे ही हैं। यहाँ पर इस बात को भी आज हम कहें वह यह है, नेपाल में जो भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है नेपाल से सटे हुए, उसको पूर्णतः लॉक कर दिया गया है। फिलहाल जो बात है उस पर आइए और कहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता की लाइन, सिंहासन खाली करो जनता आती है। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही साथ अब उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। जी हाँ, जो मैं शब्द बता रहा हूं उस पर गौर कीजिए, यानी जान बचाने की अब उन पर नौबत आ चुकी है। माना जा रहा है कि सेना ने कहा है, भैया इस्तीफा दे दो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कहाँ जाएंगे बाहर निकलने के बाद, संभावना बहुत थोड़ी है जब कि वो भारत आए या चीन जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो न इन दोनों में से कहीं नहीं, वो पता लगा यूएई जाए। मुझे नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि अभी तक वो बाहर निकले हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है या वो वहीं पर है। लेकिन इसकी पुष्टि हम जरूर करते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा भी किस क्रम में दिया गया, मैं आपको ये भी बता दूं। वहाँ पर नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ के सरकार के विरुद्ध, जिसकी शुरुआत जैसे कि मैंने आपसे कहा था 4 सितंबर को जो सारे 26 लगभग 26 जो सोशल नेटवर्किंग साइट के एप्लीकेशन थे जिसको बैन किया गया था, उसके बाद जो ये शुरू हुआ, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया और न जाने कितनी बातें हुई। फिलहाल इस बात को भी आज आप जान लें, वह यह है कि वहाँ के बहुत सारे मंत्रियों ने, सरकार के मंत्रियों ने कह दिया अब हम सरकार के साथ खड़े नहीं रहेंगे। कैसे, कहना ही था, क्योंकि भैया इनकी जान पर भी बनाई है। इन्होंने कहा हम सरकार के साथ अब खड़े नहीं हैं। हम विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्रियों ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जान बचे लाखों पाए, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर है नेपाल के, उन्होंने कुछ ऐसा भी ट्वीट किया है जो न्यूज़ आ रहा है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो है, स्कूल स्टूडेंट, उनको शॉट किया गया, मारा गया है, महिलाओं के साथ रेप किया गया है, ऐसे नेपाली इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं। कितनी सत्यता है इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब न्यूज़ लगातार चल रहे हैं, मैं इसकी बात आपको कह देता हूँ। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जानें, जो घटनाक्रम तेजी से बदला है उसमें आप इस बात को भी देखें, क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब आज एक धरे में खड़े हो चुके हैं। स्थिति क्या है जरा इसको समझिए। पूरे काठमांडू में कर्फ्यू है, लेकिन जनता कर्फ्यू को मान नहीं रही है, हर तरफ प्रोटेस्ट चालू है। आपको बता देता हूं मैं, जैसा कि बता दें, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं देव बहादुर, है ना, नहीं बहादुर देवरा, और पुष्प कुमार दहल, जिसे आप प्रचंड भी कहते हैं, सब जानते हैं, कम्युनिस्ट लीडर, इन लोगों के आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। अब आप सोच सकते हैं, वैसे इससे पहले राष्ट्रपति भवन पर हमला कर चुके थे, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनको भी नहीं छोड़ा। यानी जो मैंने कहा, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, नेपाली कांग्रेस के बहादुर देवरा और कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कुमार दहल। इससे ये साफ समझ में आता है कि किसी खास आइडियोलॉजी से या पॉलिटिकल मोटिव से ये काम नहीं किया गया। आप ये नहीं कह सकते हैं नेपाल के इस
घटनाक्रम में जो प्रोटेस्ट लाजवाब चल रहा है, मैं यही कहूँगा उसमें किसी विपक्षी दल का हाथ हो ये आप नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं बचा है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, मंत्री रमेश, लेखक, संचार सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा, इन सबके आवासों पर हमला हुआ है। यानी कि आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी भयानक है। यहाँ तक कि जो ओली साहब हैं उनका जो अपना घर है, जो अपना उनका प्राइवेट घर है बालकोट में, भक्तपुर स्थित उनका जो घर है, वहाँ निजी आवास पर भी हमला हुआ है। लोगों ने वहाँ पर घुस करके काम किया। अब आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे कि आखिर 10,000 की भीड़ जब सामने में खड़ी होती है संसद भवन के सामने और संसद भवन को आग के हवाले कर दिया जाता है, तो इतनी बड़ी भीड़ को कैसे वहाँ पर एकत्रित किया गया, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। और आज आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत भी है, क्योंकि यदि सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैन था तो फिर वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो मैं आपको आज बता देता हूँ, एक नेटवर्किंग साइट है, जरा इसको गौर कीजिएगा, एक है, इसको बोलते हैं फोटोन पीवीएन। जरा ध्यान से समझिएगा, फोटोन पीवीएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या कर सकते हैं। मान लो मैं फेसबुक चलाता हूं, मैं इंस्टा चलाता हूं, मैं नेपाल का व्यक्ति हूं, तो मैं नेपाल में चलाऊंगा लेकिन वाया इंडिया होते हुए, मतलब मैं एक्सेस इंडिया से लूंगा और नेपाल में बैठ के काम करूंगा। और ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कराता है कि आप नेपाल में रहते हुए आप भारत का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए आप नेपाल में सारा काम कर सकते हैं, सारा फेसबुक चला सकते हैं। और बाकायदा इन्होंने इस बात को कहा कि पिछले 5 दिन में 8,000% से ज्यादा नेपाली लोग मेरे प्लेटफॉर्म का यूज कर चुके हैं। 8,000% बढ़ोतरी, मतलब जैसे मान लो 100 आदमी नेपाल के थे, उसमें 8,000% की बढ़ोतरी हो गई। नेपाल के लोगों ने इसका यूज किया और इस ढंग से उन्होंने नेपाल में जो उनके साइट्स को बैन किया गया था उसको बाईपास करते हुए वाया इंडिया या चाइना में तो वैसे भी सारा बैंड है, अधिकतर लोग इंडिया का ही यूज़ किए होंगे, उस तरफ से घूम करके उन्होंने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट का जिसका उन्होंने यूज़ करना था उन्होंने किया। प्रश्न यहाँ पर उठता है एक बहुत बड़ा, कि आखिर इतनी बड़ी जनता को कौन सामने में लाकर खड़ा कर दिया और नेपाल आज जल चुका है। क्या चीज था, वह क्या है जो नेपाल को जला दिया। तो यहां पर मैं आता हूं, एक एनजीओ का नाम आता है हामी नेपाल। जरा ध्यान से समझिएगा, हामी नेपाल एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और माना जा रहा है यही वो एनजीओ है जो इस सारे प्रोटेस्ट में शामिल है, जिस प्रोटेस्ट को कहा जाता है जनरेशन जेड। आपको पता होगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है नेपाल का में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का जो नाम रखा गया है वो जनरेशन जेड प्रोटेस्ट रखा गया है। अब आप समझ सकते हैं और इसमें जो एनजीओ है जो लीड कर रहा है, माना जा रहा है, वो हामी नेपाल है। और ये हामी नेपाल जो एनजीओ है ये 2015 में आया था अस्तित्व में। मैं बता दूं, शुरुआत में जब ये एनजीओ बना, इस एनजीओ ने जब नेपाल में बाढ़ आया था तो वहां पर इसके लोगों ने, इस एनजीओ के लोगों ने नेपाली सेना के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिलकर के काम किया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर इन्होंने राहत कार्य में भी जुड़े, बहुत सारा राहत कार्य उन दिनों किया इनका। लेकिन शुरू से जो हामी नेपाल है, इन्होंने शुरू से कुछ चीज़ों का सरकार के विरोध किया था। जैसे भ्रष्टाचार जो सरकार में बढ़ रहा है उसका इन्होंने विरोध किया था। छात्रों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये लगातार उठाते रहे हैं और शुरू से ये संगठन बोलता रहा। यानी जो हामी नेपाल संगठन है, ऐसा नहीं है कि वो आज एक दिन में आया और आपने सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद कर दिया और इस कारण से पूरा आंदोलन हो गया, जो सब पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा नहीं है। सच्चाई यह है कि हामी नेपाल जो संगठन है, जो एक एनजीओ है, वो बहुत दिन से वहाँ लोगों के बीच में जनता की आवाज़ बन करके सामने आया था और जनता के जितने मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, उसके मुद्दे को वो उठा रहा था और लगातार इसको उठा रहा था। और इसी क्रम में जब सरकार 26 नेटवर्किंग साइट को, सोशल नेटवर्किंग साइट को बैन कर देती है, तो उसके बाद इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने और इसके हेड ने आह्वान कर दिया कि अब वक्त आ चुका है, सब खाली करो, जनता आ रही है। जी हाँ, और आपको बता दूं, इस हामी नेपाल संगठन के जो हेड है मात्र 36 वर्षीय हैं, आज के तारीख में 36 वर्षीय हैं। अब आप सोच सकते हैं 2015 में आप कर लीजिए कंपेयर, 10 साल पहले 26 साल के रहे होंगे। नाम है सुदान गुरंग। सुदान गुरंग ही वो व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन के पीछे खड़े हैं।
इन्होंने ही आह्वान किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने बाकायदा सारे सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग किया। इन्होंने ही जनता के बीच ये समझाया कि यदि बैंड हुआ है तो हम इसका प्रयोग करके हम अपनी चीज़ों को रन कर सकते हैं। इन्होंने सब चीज़ को समझाया, कब आना है, क्या करना है, सारा चीज़ इन्होंने किया। आपको पता होना चाहिए हामी नेपाल को आर्थिक सपोर्ट भी मिला है बाहर से। कोका कोला जैसी कंपनियों ने इनको सपोर्ट किया है। वाइबर जापान का एक नेटवर्किंग साइट है, ध्यान रखेंगे, वहाँ की एक प्लेटफॉर्म है जापान का, उसने किया है। गोल्ड मास्टर है, मुलीबेरी हॉटस्पॉट है, इन लोगों ने सपोर्ट किया। और माना जाता है कि 20 करोड़ नेपाली रुपए के आसपास इस लड़के को मिला, जो आज के तारीख में भारतीय रुपए में कहा जाए तो 12 करोड़ रुपए के आसपास मिला। यानी हामी नेपाल संगठन जो इसके पीछे खड़ा है, वह उसको कई कंपनियों ने भी सपोर्ट किया। यहां हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोका कोला के द्वारा किया गया सपोर्ट इसमें आता है। वहां पर अच्छा, मैं ये भी बता देता हूं, ये जो वाइबर है जो जापान का है, इसको बैन नहीं किया गया है, लेकिन ये वो संगठन है या वो कंपनी है जिसने आर्थिक सपोर्ट जरूर किया था इस लड़के के संगठन को, ठीक है। यानी इस बात को है, तो इस बात को आप समझें कि जो बहुत बड़ा जो घटना हो गया बैंड के बाद, ऐसा नहीं है कि वो नेपाल में यही एक कारण था जिससे कारण से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। नेपाल में आंतरिक रूप से बहुत समस्याएं थी, बेरोजगारी से लेकर, मैंने हर बात किया और उसमें ये आग का घी काम किया। अब आते हैं आखिर इस बात को भी आज आपको जानना जरूरी है कि जो घटना ने खत्म कर दिया पूरे नेपाल को और नेपाल को जलाकर राख कर दिया, यानी 26 सोशल नेटवर्किंग साइट को जो बैन किया गया, उसकी कहानी कहां से उठती है। कहानी यह है, देखो, अगस्त 2025 में, आखिरी अगस्त में गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि देखो सुनो, 7 दिन का मैं समय देता हूं, जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वो गवर्नमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, ताकि आप कोई गलत काम ना कर सकें। 3 तारीख को डेट समाप्त हुआ, नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, और 4 तारीख को बंद कर दिया सब चीज को। नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी ने सारे के सारे जितने सोशल नेटवर्किंग साइट थे सबको बंद कर दिया, क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया था। अब देखिए, ऐसा करने के पीछे आधार क्या था, कौन सा लॉ था जो इस काम को करा रहा था। तो देखिए, एक कानून है, कानून एवं नियामक आधार सोशल मीडिया, जो कानून और नियामक आधार था जिससे कारण से सोशल मीडिया को बैन किया गया था, वह था प्रबंधन संबंधी निर्देश 2023 में जो आया था। वैसे नेपाली जो साल है वो हिंदू कैलेंडर 2080 है, लेकिन जो रियल है 2023 में जो ये आया था, एक अधिनियम आया था, एक तरह से कानून एवं विनियामक आधार, जिसको कहा जाता है प्रबंधन संबंधी निर्देश। इसके अंतर्गत में ये कहा गया था कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, सूचना संचार के प्लेटफॉर्म है, सबको प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये है। दूसरा है, जितने भी नेटवर्किंग साइट है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या कुछ भी हो, सभी एक संपर्क अधिकारी अपॉइंट करेंगे हर जगह पर, ताकि सरकार यदि कल को किसी से बात करना चाहे तो वो किससे बात करे, आपका कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा व्यक्ति वहां पर है जिससे हम बात करेंगे। तो ये कहा, और साथ ही साथ शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त करें आप। यदि मान लो सरकार के विरुद्ध या सरकार को यह लगता है कि कोई चीज गलत हो रहा है, हम किसको शिकायत करें, तो यह भी बात इसमें कहा गया था, इसी प्रबंधन संबंधी निर्देश में ये 2 बातें कही गई थी। तीसरा यह भी कहा गया था कि आप अपनी जवाबदेही और स्वनियमन सुनिश्चित करें। यह सब कोई काम नहीं किया गया था इनके द्वारा, डेडलाइन पार हो गया। आपको आज ये भी मैं बता दूं कि जितना भी 26 साइट को बैन किया गया था और उसके लिए जो ये आधार बनाया गया था, इन आधारों को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात माना कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट को यह सब काम करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ भी होगा वही जो राम रचि राखा। सच्चाई यह है कि ओली साहब आज के तारीख में कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन नेपाल जल उठा है या जग उठा है, ये तो नेपाल की जनता को मानना पड़ेगा। मैं यही कह सकता हूँ, नेपाल की जनता को शांति बनाए रखिए, क्योंकि 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा पॉइंट, जब मैं ये चीज़ को आज बोल रहा हूँ और मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक ये भी न्यूज़ आ चुका है वाशिंगटन पोस्ट से कि नेपाल में जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट थे, दोबारा उन सबको बहाल कर दिया गया है। चलिए, लेकिन मैं यही कहूँगा, नेपाल दोबारा से खड़ा हो, नेपाल में शांति आए, क्योंकि नेपाल भारत का भाई है। चलिए, फिर मिलते हैं इसी ढंग से, इसी टॉपिकों के साथ। नमस्कार।